नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ अवधेश। इस खास शो में आज हम आपको टिप्स देंगे आने वाले एग्जाम को टेंशन फ्री कैसे बनाएं, कैसे घर में बैठकर 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तैयारी करें, सीबीएसई के बचे शेष एग्जाम को टेंशन फ्री बनाने के लिए क्या वो फंडा अपनाया जाए जिससे आसानी से बेहतर अंक हासिल हो सके। आपको बता दें कि सीबीएसई की शेष 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित होंगी। सीबीएसई ने नई परीक्षा तिथियां जेईई मेन और नीट एग्जाम के शेड्यूल को ध्यान में रखकर तय की हैं। जेईई मेन परीक्षा 18 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक होगी, वहीं नीट यूजी की परीक्षा 26 जुलाई को कराई जाएगी। अब इस वक्त छात्रों के सिर पर बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही कंपटीशन एग्जाम को लेकर भी टेंशन है और उनकी टेंशन को लॉकडाउन का दौर और मुश्किल बना रहा है, क्योंकि आम दिनों में परीक्षा की तैयारियों को लेकर छात्रों के पास कई तरह के साधन मौजूद रहते हैं, जिनमें कोचिंग से लेकर कम्युनिटी स्टडीज तक शामिल होती हैं। लेकिन इस कोरोना काल में इस तरह की किसी भी सुविधा का लाभ छात्रों को नहीं मिल पाएगा और ऐसे हालात में बच्चे किस तरह टेंशन फ्री रहकर अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे इस मुश्किल वक्त में पेरेंट्स बच्चों की मदद कर सकते हैं और उनके सारथी बन सकते हैं, क्योंकि इस बार बच्चों के साथ माता पिता का भी इम्तिहान है। तो एग्जाम को लेकर नेगेटिव सोच को कैसे खत्म किया जाए, ऑनलाइन कम्युनिटी की मदद से तैयारी कैसे करें, कैसे दोस्तों से जुड़कर जो मिलकर तैयारी होती है वो की जाए, टीचर से ऑनलाइन मदद कैसे लें, नोट्स कैसे बने इस दौर में, नया विषय अगर पढ़ना है तो कैसे आपको संसाधन मिलें, कैसे स्ट्रेस से आपको बचना है, ये तमाम सवाल हैं। और इन तमाम सवालों का जवाब मिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर स्ट्रेस फ्री नहीं रहेंगे तो फिर परीक्षा बड़ी मुश्किल बन जाती है। और ये वो दौर है जब 45-46 दिन हो चुके हैं घर में बैठे बैठे। ऐसे में अब जब परीक्षा का नया टाइम टेबल आ गया है तो उसमें कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया जाए, और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए सीधे हम मेहमानों को रुख करते हैं। डॉक्टर जागृति शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, काउंसलर हैं, और अनु बजाज जी शिक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनु बजाज जी, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। अब ये जो दौर चल रहा है बड़ा लंबा वक्त हो गया, लॉकडाउन में रहते रहते पढ़ाई हालांकि बच्चों की चल रही होगी, लेकिन फिर भी एक तरह जब जिंदगी चलती है तो थोड़ा सा बोरियत हो जाती है। ऐसे में जब नया टाइम टेबल परीक्षा का आ गया है तो किस तरीके से इस तैयारी को आगे बढ़ाएं बच्चे? देखिए, जैसा कि भी हमें माननीय निशंक जी का भी हमारा डिसीजन आ चुका है कि जो भी रद्द परीक्षाएं थी वो वापस से अब दोबारा जुलाई के महीने में और 23 अगस्त को ली जाएंगी 12th की। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऑलरेडी जूम ऐप के जरिए या अन्य अन्य ऐप्स के जरिए क्लासेस दी जा रही थी, और जो बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हुई थी ऑलरेडी परीक्षाएं आने वाली थी, तो सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट था, प्री बोर्ड्स हो चुके थे, रिविजन्स हो चुके थे। अचानक से कोरोना का कहर आया और सब कुछ बीच में रुक गया। तो ये बहुत बड़ा एक डिसीजन आया है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों में एक उत्साह है इस चीज को देखने का कि अब हम एग्जाम देके अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे या हम कॉलेज में आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सराहनीय डिसीजन इस बार लिया गया है, क्योंकि घर बैठे बैठे बच्चे भी बोर हो चुके हैं। वो अपनी लाइफ और अपने फ्यूचर को देखना चाह रहे हैं कि हम अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि घर पे इतना समय खाली बैठना बिल्कुल व्यर्थ है और सारा टाइम बच्चों का वेस्ट हो रहा था। तो अब जूम ऐप के जरिए या जहां जहां जो सी ऐप चल रही हैं, टीम ऐप्स हैं, अलग अलग ऐप्स हर स्कूल से बनाई हैं, उनके जरिए ऑलरेडी क्लासेस चल रही थी। इस डिसीजन से पहले भी तैयारियां ऑलरेडी जारी हैं। तो अब स्कूल्स को ये एक बेनिफिट मिला, बच्चों को बेनिफिट मिला कि जो हम पढ़ा रहे हैं एटलीस्ट अब उसका एग्जाम होगा और बच्चे आगे प्रमोट हो पाएंगे। बिल्कुल और प्रमोट हो पाएंगे, लेकिन ये प्रमोशन बेहतर अंकों के साथ हो, बिना टेंशन के हो, इस पर बात करना जरूरी है। लेकिन एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं कि अब कौन कौन सी परीक्षाएं बची थीं, वो हम जानकारी दे देते हैं कि 10वीं की कौन सी परीक्षा बची है और 12वीं की कौन सी परीक्षा बची है। तो वो टाइम टेबल बताएं, उसके बाद इस पर हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से बच्चों को टेंशन फ्री रहना है। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए नया टाइम टेबल एक बार फिर से जो आया है, जो परीक्षाएं बच गई थी, जो नहीं हो पाई थी। तो देखिए, हिंदी बचा है, इंग्लिश कॉमन बचा है, हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की परीक्षाएं बची हुई हैं,
साइंस और सोशल साइंस की परीक्षा होनी है। तो सीबीएसई बोर्ड की हम बात करें और 12वीं की अगर हम बात करें तो बिजनेस स्टडीज़ है, ज्योग्राफी है, और इसके आगे बढ़ें तो हिंदी और हिंदी कोर है, होम साइंस और सोशियोलॉजी विषय है। तो ये 12वीं की परीक्षा की बात है। कंप्यूटर साइंस भी बचा हुआ है जिसकी परीक्षा होनी है। कंप्यूटर साइंस न्यू, कंप्यूटर साइंस ओल्ड दोनों ही हैं इसमें। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस जो है उसकी परीक्षा होनी है, इसमें न्यू और ओल्ड दोनों ही हैं। और ये पूरी तस्वीर है। तो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं होनी है, 12वीं की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का भी पेपर बचा है, ये भी होना है। तो एक बार फिर से मेहमानों को रुक करते हैं। डॉक्टर जागृति शुक्ला जी, जैसा कि अनु जी ने बताया कि बच्चे परीक्षा की मोड में थे, उनकी जो तैयारी थी वो अंतिम चरण में थी, लेकिन इसके बाद लॉकडाउन आया और ये सारा मामला रुक गया। लेकिन जो परीक्षा के दौर में बच्चे का मन होता है, जिस मन के साथ वो पढ़ता है, और एकदम से पता चला कि अब कैंसिल हो गई चीज़ें, एक बार फिर से उसी पेस में छात्र छात्राएं आ जाएं, उसके लिए अब क्या करें? क्योंकि जब 40-45 दिन बैठ गए तो बड़ी स्थिति सामान्य सी हो जाती है। परीक्षा के मोड में बच्चों को कैसे लाया जाए, या कैसे वो खुद को परीक्षा के मोड में लाएं? देखिए अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती है और परिस्थितियाँ ना तो एक सी रहती हैं। अब ये हमारा अपना नज़रिया है कि हम ग्लास को आधा खाली समझें या आधा भरा समझें। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। परिस्थितियां हैं, बदल गई हैं, और उसके हिसाब से, क्योंकि लाइफ हम कहते हैं लाइफ एडजस्टमेंट का नाम है, तो हमें उसके हिसाब से एडजस्ट करना होगा। जो हमारा विवेक है, हमारे पेशेंस है, हमें बुद्धि से काम लेना होगा। और क्योंकि हमारा बाकी कुछ नहीं बदला है, वही हम हैं, वही एग्ज़ाम्स हैं, वही कोर्स है, वही कंटेंट है, बस शायद तरीका बदल गया है। तो किसी को नहीं मालूम था कि इस तरह की परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन एग्ज़ाम होने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि समय या काल नहीं रुकेगा, हमारी उम्र बढ़ती रहेगी। तो अगर टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हुए तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि जैसा कि भी अनु जी ने भी बताया, सारी कोचिंग्स और जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो सब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं थ्रू डिफरेंट ऐप्स, और वो सब किसी ना किसी तरह से हमें कंटेंट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। अब बात यह है कि जो चीज़ हम अपने बच्चों को हमेशा सिखाते थे जब ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, कि कितना भी ट्यूशन लगा लो, कितना भी कोचिंग लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, सेल्फ स्टडी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, उसके बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन इस दौर में अच्छी है, देखिए हर अभिभावकों की जिम्मेदारी क्या हो सकती है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अनु जी, जिस चीज़ का जिक्र डॉक्टर जागृति जी ने किया कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और उन पर पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि जो चीज़ें इस वक्त अपनी तैयारी में बच्चे मिस करेंगे वो ये कि पढ़ाई के साथ साथ अगर बाहर जाकर थोड़ा खेल कूद लें तो उनका मन थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, या जो दोस्तों के बीच पढ़ाई होती है वो भी नहीं हो पाएगी। तमाम जो कोचिंग्स हैं वो परीक्षा के समय में क्रैश कोर्स चलाती हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं वो बेहतर ढंग से समझा देते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। तो अब किन किन माध्यमों पर बच्चे जाएँ कि उनकी तैयारी अच्छे से हो पाए और उसी तरीके से हो पाए जैसा उनकी आदत में हो, जैसा वो करते रहे? बिल्कुल अवधेश जी, देखिए सबसे पहले जो बात करी जा रही थी इससे पहले कि इंटरनल असेसमेंट के जरिए मार्क्स दे दिए जाएं, तो वो कहीं ना कहीं अनफेयर हो जाता बच्चों के साथ। अब जो डिसीजन आया है एग्जाम्स लेने का वह सराहनीय है, और बच्चे अब इसकी तैयारी में ऑलरेडी लग चुके हैं। अब बात यह है कि बच्चे क्लासरूम में नहीं है, घर बैठ के पढ़ रहे हैं, एक कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए स्कूल्स ने क्या किया है, असेसमेंट्स निकाले हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स दिए जा रहे हैं, ऑनलाइन बच्चों का वर्बली और रिटन टेस्ट लिया जा रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस कितनी इफेक्टिव हो रही हैं और बच्चा कितना सीरियसली उसको ले रहा है। अब चूंकि बच्चा घर पे है तो रोल बढ़ जाता है पेरेंट्स का, अभिभावकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ऐसे में वो बच्चे के टाइम टेबल पे ध्यान दे, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दे, बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है, या बच्चा कहीं ऑनलाइन का मिसयूज तो नहीं कर रहा है कि पेरेंट्स को ये बताए कि हम पढ़ रहे हैं और वो यूट्यूब या व्हाट्सएप या फेसबुक पे कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। स्कूल अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहा है, पूरा कंटेंट दे रहा है, पूरा चैप्टर समझा रहा है, वर्बली भी और असेसमेंट के जरिए उनसे
टेस्ट लेके ये भी देखा जा रहा है कि बच्चा आप कितने पानी में आ गया, कितना पढ़ पा रहा है, कितना समझ आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब पेरेंट्स को ऐसे में क्या करना है, बच्चे के टाइम टेबल सेट करने हैं, बच्चे के रूटीन सेट करने हैं। और इससे बड़ी बात, जैसा कि कोरोना का भयानक माहौल चल रहा है, तो ऐसे में बच्चे को कोरोना की न्यूज से दूर रखना है कि कोरोना से कितने लोग ठीक हुए या कितने नहीं हुए। ये बात सच है कि जितने लोग ठीक हो रहे हैं वो आंकड़ा ज्यादा है मरने वालों से। तो ऐसे में बच्चों को ये सब सुन के स्ट्रेस में बच्चा आ जाता है, साइकोलॉजिकली बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। तो पेरेंट्स को बच्चों को इन चीजों से इस समय दूर रखना बिल्कुल, है। इनसे दूर बच्चों रखना की होगा। डाइट बहुत अच्छी डॉक्टर रखनी है, जागृति जिससे कि जी, बच्चा बीमार ना क्योंकि पड़े। आप एक काउंसलर की बिल्कुल, भूमिका बच्चे निभाती बीमार हैं ना और पड़े। जब ऐसी परीक्षाएं होती है तो राज्य सरकारें जो हैं या फिर तमाम जिम्मेदार लोग हैं वो बोर्ड परीक्षाओं के दौरान काउंसलिंग के कुछ प्लेटफॉर्म्स भी बच्चों के लिए मुहैया कराते हैं, लेकिन वो इस वक्त है नहीं। ऐसे में पेरेंट्स को अब किस भूमिका में आना पड़ेगा? क्या पेरेंट्स ही सबसे बेहतर काउंसलर बच्चों के हो सकते हैं? क्या करें पेरेंट्स और क्या ना करें इस दौर में? देखिए, पेरेंट्स की भूमिका तो बहुत बड़ी हमेशा से रही है और इस दौर में और भी बढ़ गई है। लेकिन आज भी हम आपको ये बता दें अवधेश जी कि बहुत सारे काउंसलर्स की टीम है जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग भी कर रही है और फ़ोन भी आ रहे हैं बच्चों के और पेरेंट्स के काउंसलिंग के लिए। बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, जो एजेंसीज़ हैं जो काउंसलिंग प्रोवाइड कर रही हैं। और इसके साथ पेरेंट्स को देखिए, सबसे बड़ी बात कि घर का माहौल बहुत पॉजिटिव रखना है। बच्चों को ये नहीं शो करना है कि कुछ ऐसा बहुत स्ट्रेसफुल है या ऐसा कुछ माहौल चल रहा है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बस थोड़ा सा उन पे ध्यान रखें कि वो क्या कंटेंट आ रहा है। वही जैसे अनु जी ने कहा कि किस तरह से वो नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं, उनके खाने पीने का ध्यान रखें और सबसे बड़ी बात कि मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जो भी इस समय एक चीज़ और अच्छी है कि बच्चा अपना फैमिली का माहौल वो दे कि उसे बाहर जाके जो खेलता था या थोड़ा सा रिक्रिएशन करता था, माइंड चेंज करता था, वो अब नहीं कर सकता। तो वो कम से कम घर में माहौल उसको दे। बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं जिनसे कि ब्रेक दे, उसके न्यूट्रिशन का ख्याल रखें और उसको एक तरह से इन परिस्थितियों को चैलेंजिंग रूप में लेने को कहें। क्योंकि जब भी हम परेशानियों से निकलते हैं या थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी, उसी तरह मेंटल हेल्थ का भी इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो कहीं पर स्ट्रॉन्ग होता है। तो पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान दे के, अटेंशन पे करके चीज़ों पे, बच्चे का टाइम टेबल सेट करके, उसको सपोर्ट करके, इमोशनली सपोर्ट करके बहुत आराम से अपने बच्चे को एग्जामिनेशंस के लिए तैयार कर। बिल्कुल। एक सवाल और भी है डॉक्टर जागृति जी कि नंबर्स को लेकर बड़ी चिंता रहती है अभिभावकों को, बच्चों को भी रहती है, लेकिन ये कोशिश की जाती है कि बेहतर परसेंटेज बने और ज़्यादा नंबर आए। उसको लेकर क्या बातचीत करने की ज़रूरत है या फिर केवल बच्चे की पढ़ाई पर फोकस रखें? क्योंकि नंबर का जो दबाव है वो क्या नकारात्मक प्रवृत्ति बच्चे में ला सकता है, उसको परेशान कर सकता है? देखिए, ये तो आज के दौर में नहीं, हमेशा से ही नंबर का जो दबाव है वो नकारात्मक ही रोल प्ले करता है। पेरेंट्स को चाहिए, क्योंकि हर बच्चा एक समान नहीं होता है, हर बच्चे की एबिलिटीज़ अलग होती है, हर बच्चे की कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं, स्ट्रेंथ्स अलग होती हैं, तो उसका बेस्ट वो दे, इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए। मेरे ख्याल में बच्चे पे आप अंक का या इसका प्रेशर डाल के कहीं पर हम बच्चे को जो उसका जितना 100% दे सकता है शायद उससे भी भटका देते हैं कि फिर वो बच्चा एंग्शियस हो जाता है, वो फिर डिप्रेशन में आने लगता है। तो मेरे ख्याल में अंक का दबाव नहीं डालना चाहिए। बस हाँ, ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए हर पेरेंट्स को कि अपने बच्चे का जो बेस्ट है वो निकल के बाहर आए। बिल्कुल। अनु जी, जिस तरीके से अभी हालात हैं, नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, लोगों को सुरक्षित रहने की बात कही जा रही है और इन सब बीच जो परीक्षा का टाइम टेबल आया है ये एक तरीके से पॉजिटिव भी है, क्योंकि टाइम टेबल आया, 2 महीने का पूरा वक्त है बच्चों के पास। पहले परीक्षा होनी थी तो उन्होंने जमकर तैयारी पहले कर भी रखी थी। तो क्या अब कम दबाव लेकर ज़्यादा बेहतर तैयारी की जा सकती है, बेहतर परसेंटेज बनाया जा सकता है? क्योंकि तैयारी तो पहले से ही है, 2 महीने का वक्त भी बचा है, तो कम पढ़ाई करके ज़्यादा अच्छा आउटकम ले सकते हैं? देखिए, इसमें एक सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि ऑलरेडी प्री बोर्ड्स और रिवीजन हो चुके थे, एग्जाम चल रहे थे, बीच में रद्द हो गए, अब दोबारा से डेट आई, तो टाइम बहुत ज्यादा है बच्चों के पास। ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है, बच्चों की प्रैक्टिस हो रखी है, अब बच्चों को बस एक रिवीजन देना है, एक ओवरलुक देना है, जिससे कि बच्चे एग्जाम में अच्छे से कर पाए।
इससे बड़ी बात बच्चों के साथ एक बेनिफिट ये है कि पेरेंट्स भी घर में लॉकडाउन में बंद है, तो ऐसे में बच्चा किसी भी तरीके से अपना टाइम किल नहीं कर सकता, क्योंकि पेरेंट्स की पूरी नजर बच्चों पे है। पेरेंट्स दिन रात अब बच्चों को मॉनिटर कर रहे हैं कि एक्चुअली हमारा बच्चा क्या करता है। ये तो वो बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स आ रहे हैं, अदरवाइज मैं बताऊं छोटे बच्चे, बड़े बच्चे या हर एज ग्रुप के बच्चों पे अब पेरेंट्स का फोकस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स पहले समय नहीं था ना माताओं के पास ना पिता के पास, लेकिन अब समय की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में बच्चा बहुत अच्छा प्रूफ कर सकता है, बहुत अच्छे परसेंटेज ला सकता है, और अच्छे मार्क्स के साथ ही बच्चा का फ्यूचर डिसाइड होगा कि बच्चा अब कौन सी लाइन में जाए। बच्चा साइंस में जाएगा, बच्चा मेडिकल में जा रहा है या इंजीनियरिंग में जाएगा, ये सब बच्चे का अब डिसाइड होना है 12th के बच्चों के साथ। तो अब बच्चे अपना 100% दे सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जरूरत बढ़ गई है कि पेरेंट्स अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी इस समय पे बहुत अच्छे से निभाएं और बच्चों को मॉनिटर करते रहें, बच्चों को गाइड करते रहें कि बच्चा स्ट्रेस में ना आए बस, क्योंकि घर पे बैठ के पढ़ना भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, स्पेशली जब पूरे बाहर हमारे घरों के बाहर इन्फेक्शन फैला हुआ हो, क्योंकि इस समय हमें इन्फेक्शन से भी बचना है। अगर बच्चों की डाइट अच्छी होती है, बच्चे अच्छा हेल्दी फूड खाते हैं घरों में, तो बीमार कम पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो बीमार पड़ते हैं तो फिर से उन्हें बिल्कुल सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर जागृति जी, जिस तरीके से मॉनिटरिंग की बात हो रही है कि ये एक अच्छी चीज ये भी है कि बच्चे इस वक्त 24 घंटे पेरेंट्स की मॉनिटरिंग में हैं, लेकिन जो मॉनिटरिंग होती है क्या उसका भी एक दायरा होना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि ओवर मॉनिटरिंग हो गई और बच्चा अपनी सही पढ़ाई करने के बजाय टेंशन में आ गया कि 24 घंटे हम नजर में। क्या इसका ध्यान रखने की जरूरत है? जी, इसको मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि एक तरह से जिस तरह से एक सुपरविजन में बच्चे को रखिए, मॉनिटरिंग करिए, लेकिन उसको पॉजिटिव तरीके से करिए, क्योंकि ये हम जानते हैं हमारे बच्चे समझदार हैं, मैच्योर हैं। अगर 24 आवर्स हमें उन्हें ये फील होगा कि हम पे नज़र रखी जा रही है, हमारी हर एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा है, तो कहीं पर उनमें थोड़ा सा पेरेंट्स के प्रति भी नेगेटिव एटीट्यूड आ सकता है। तो एक सुपरविजन हम कहेंगे बिल्कुल रखिए, सुपरवाइज करिए बच्चे को कि क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, उसको सलाह दीजिए, एडवाइस दीजिए, लेकिन उसको 24 घंटा उसके सर पे मत सवार रहिए कि मतलब कि हम ये देख रहे हैं कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। एक वही हमने जैसे कि पहले आपसे कहा था, एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही बढ़िया माहौल देके उसको रखिए घर पे, तो ऐसी कोई समस्या आने वाले दिनों में नहीं होगी। बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद बच्चे इस तरह की तैयारी में नहीं डेवलप करें। आज से 30 साल पहले कोचिंग्स नहीं थी, आज से 30 साल पहले बहुत सी ऐसी सुविधाएं नहीं थी जो आज हैं। तो तब भी लोग कॉम्पिटिशन्स में सेलेक्ट होते थे, एग्जामिनेशन देते थे, नंबर पाते थे, क्योंकि हम सेल्फ स्टडी के महत्व को बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं। तो हमें लगता है कि शायद बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट होंगे इस सिचुएशन में, तो पेरेंट्स उनको सुपरवाइज जरूर करें, उनके दोस्त बन के, क्योंकि हर वक्त कड़ी नज़र रखना मेरे ख्याल में कहीं पर बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। बिल्कुल। अनु जी, एक मान्यता और भी है सामान्य तौर से कि जब आप प्रश्न का उत्तर रट कर लिखते हैं या अपनी समझ से लिखते हैं तो नंबर में बड़ा फ़र्क हो जाता है, जो एग्जामिनर होता है उस पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है अगर आप रटने के बजाय अपने हिसाब से कुछ बेहतर लिखा है। तो बच्चे इस वक्त क्या कर सकते हैं, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा है, जो रटने वाला काम था वो पहले पूरा कर ही चुके हैं, क्या वो एडिशन कर सकते हैं, क्या वो एड ऑन कर सकते हैं अपने पेपर में जो उनको अच्छा नंबर दिलाए और उनकी समझ भी विषय को लेकर बढ़ाए? उसके लिए क्या क्या आपका सुझाव रहेगा? देखिए अवधेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑलरेडी वो रटने वाला समय बहुत पहले जा चुका है। अब बच्चे भी उस चीज को बार बार पढ़ के बोर हो गए हैं, तो अभी क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं टीचर्स के पास कि प्रैक्टिकली बच्चा समझना चाह रहा है, पर्सनल व्यूज टीचर्स के जानना चाह रहा है किसी भी कंसेप्ट को लेके। तो ये बिल्कुल सही है कि अब रटना नहीं है, अब सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है, अब एक ओवरलुक देना है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे समझ चुके हैं। और ये भी बात सच है कि बच्चे टू बच्चे निर्भर करता है कि बच्चा कितना एक्टिव है पढ़ाई में। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चा मास्टरी नहीं ले लेता सब्जेक्ट में, और हर बच्चा वीक नहीं होता। तो बच्चे की पढ़ाई की क्षमता क्या है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन टीचर, अभिभावक को ये पता हो कि टीचर और स्कूल अपनी जिम्मेदारी पूरे अच्छे से निभा रहा है। इसके साथ साथ अब जो हम प्रैक्टिकली असेसमेंट्स दे रहे हैं, हर स्कूल आई गेस जो प्रैक्टिकल असेसमेंट्स जा रहे हैं, क्वेश्चनर्स जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनर्स जा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव जा रहे हैं, अब उस पर डिपेंड करता है बच्चा उनको आंसर कितने अच्छे से करता है। और जहां पे बच्चा वीक है
वहां पे टीचर पर्सनली बच्चों को कॉल करके समझा रहे हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चा उसमें 100% अटेंड नहीं कर पाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर होना बजाय रटने के बहुत महत्वपूर्ण हो गया है इस समय, क्योंकि अब बच्चे के माइंड में एक ही कंसेप्ट इतनी बार जा चुका है कि बच्चे भी बोर हो गए हैं उस चीज से। जी बिल्कुल। तो अब जरूरत है कंसेप्ट को क्लियर करने की और डाउट्स को सामने लाने की टीचर्स के सामने। अगर टीचर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जहाँ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, वहां पे वो बच्चे बिल्कुल उससे कनेक्टिविटी पे भी आ जाते हैं। डॉक्टर जागृति जी, जिससे कि इस वक्त अधिकतर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ये पढ़ाई का तरीका बच्चों के लिए नया है, वैसे टीचर्स के लिए भी नया है। जो क्लास में टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को 1 to 1 उनका कन्वर्सेशन होता है, आमने सामने होते हैं, कई बार प्यार से समझा दिया, डांट के समझा दिया, बैठा दिया। ऑनलाइन में तो बच्चे का मन हुआ तो बैठा, वरना वो भाग खड़े होते हैं। बहुत सारी इस तस्वीर आ रही है। तो टीचर्स अब क्या करें कि बच्चा ऑनलाइन उनसे उसी अनुशासन के साथ जुड़ा रहे। टीचर्स के लिए भी इस वक्त कुछ नया सीखने की ज़रूरत है ताकि ये जो शिक्षा का प्रवाह है बना रहे। देखिए, क्योंकि ये सामान्य परिस्थितियों में हमने ये सिस्टम नहीं अडॉप्ट किया है और ये सिस्टम इतना ज़्यादा प्रचलन में पहली बार आया है क्योंकि ये ज़रूरी हो गया है। इसमें जो भी प्रॉस कॉन्स हैं वो समझ में आ रहे हैं, धीरे धीरे उनको दूर करने, क्योंकि जब हम कोई सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तभी हमें पता चलता है कि इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो वो समझ के हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि देखिए, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी यहाँ बनती है कि आपका बच्चा कितना सिंसियर है। घर बैठ के म्यूट करके या ऑफलाइन करके अगर वो लेक्चर्स को मिस कर रहा है, तो यहाँ पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि जब उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ये इंश्योर करें कि क्या बच्चा सच में क्लास अटेंड कर रहा है, क्योंकि ये दूर बैठी टीचर ये दायित्व पूर्ति नहीं कर सकती है। टीचर्स भी उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि होता है कि धीरे धीरे जब हम किसी सिस्टम में जाते हैं तो धीरे धीरे करके और इम्प्रूव होते हैं और इम्प्रूव होते हैं। तो टीचर्स भी उस तरह से, जैसे कि ये 2-2.5-3 महीने हो गए अब ये सिस्टम चलते हुए, तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए या पढ़ाने के लिए बहुत सी नई टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, चार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, मॉडल्स का यूज़ कर रहे हैं, जितना बेस्ट हो सक रहा है तरीका उन्हें समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नो डाउट ऑनलाइन क्लासेस की बहुत सी प्रॉब्लम्स और शिकायतें आ रही हैं, ये पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लेवल पे ही सॉल्व होंगी। और हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि इस समय का जो ऑनलाइन स्टडी या सिस्टम चल रहा है उसमें बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी टीचर से कहीं पर जुड़े रहें, जिससे अपने बच्चे की प्रोग्रेस लेते भी रहें और जो भी टीचर की शिकायत आ रही है बच्चों के लिए उसको अटेंड करें और अपने बच्चों को समझाएं, क्योंकि कुछ जिम्मेदारी हमारे घर की भी होती है बच्चों को बिल्कुल उस जिम्मेदारी को निभाना होगा। अनु बजाज जी, वक्त कम है लेकिन एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो तो ऑनलाइन क्लासेस उनको मिल जा रही हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर ऐसे दूर दराज के इलाकों में है जहां पर ऑनलाइन क्लासेस की पहुंच नहीं हो सकती, लिमिटेड वहां पर पढ़ने का माध्यम और साधन है, वो कैसे तैयारी करें? बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, जो अभी इसका भी जवाब मैं आपको दूंगी। ये जो आपने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस में परफेक्शंस कैसे आएंगे, बच्चा मिसयूज ना करे, इसके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा एक जरिया है जो हम स्कूल्स भी कर रहे हैं और बाकी स्कूल्स ने भी अपनाया होगा जरूर, कि बच्चे की अटेंडेंस जरूर मार्क करें। उसके बाद बच्चा जब पढ़ रहा है तो वर्बल जो क्वेश्चन चल रहे हैं, वर्बली हर बच्चे से एक एक करके आंसर पूछा जाए। थर्ड, जो हम पीटीएम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्कूल वाले, ऑनलाइन पीटीएम्स, वो पेरेंट्स जरूर अटेंड करें। तो इस माध्यम के जरिए इस चीज में परफेक्शन और ज्यादा बेहतर तरीके से लाया जा सकता है। अब जो क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या ऐसे में जो ऑनलाइन जहाँ पे नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, या सरकारी स्कूल्स हैं जहाँ सीबीएसई स्कूल्स नहीं है या आईसीएसई नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स का कोई माध्यम नहीं है, उस तबके के लोग हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक ये आ गया है कि ये बात सच है कि हमारे देश में ऐसे स्कूलों की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और ये हम लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस बारे में बहुत ज्यादा मैं गलत शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगी, लेकिन हाँ, मेरा एक सजेशन जरूर रहेगा, जैसे ही कोरोना खत्म हो तो सरकार इस बारे में जरूर ध्यान दे कि जो भी सरकारी स्कूल्स हैं
उनको पीपीई एजुकेशन पैटर्न पे लाने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये कोशिश उत्तर public प्रदेश में and चल रही private है। partnership मुख्यमंत्री in योगी schools। आदित्यनाथ जी ने एक समिति बनाई बिल्कुल, है, उसकी क्योंकि जिम्मेदारी इस दी बारे गई में डिप्टी कहना, सीएम को कि देखिए, ऑनलाइन व्यवस्था उत्तर प्रदेश में तैयार की जाए। तो क्योंकि ये हम पूरी इतने तस्वीर बड़े थी न्यूज़ चैनल और आप दोनों का बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और बच्चों को समझाने के लिए, पेरेंट्स को समझाने के लिए कि इस दौर में कैसे बच्चों की अच्छी तैयारी करवाएं ताकि वो टेंशन फ्री होकर एग्जाम दे सकें। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है।